बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा करे और आपसे दिन के काम ले। हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा गिफ्ट योर कंट्री, कि अपने मुल्क को दें। इस ये पोएम है, इसकी हम एक्सप्लेनेशन को कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह इसकी हमने एक्सरसाइज को करना है। तो पहले हमारे पास आती है ग्लॉसरी। पीसफुल यानी कि पुरसकून, फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस कुछ ऐसा जो कि डिस्टर्बेंस से बिल्कुल फ्री हो, आज़ाद हो। एंड ट्रैंक्विल यानी कि वो बहुत पुरसकून हो। अनअफ्रेड बेखौफ, फीलिंग नो फियर यानी कि बिल्कुल खौफ महसूस नहीं करना। और एनजाइटी बिल्कुल परेशान और बिल्कुल खौफ का जो है वो ऐसे एहसास ना हो जिसमें वो होता है अनअफ्रेड यानी कि बेखौफ। डिज़र्व्स यानी कि मुस्तहिक होना, किसी चीज़ का हकदार होना। डू समथिंग कुछ करना। शो सम क्वालिटी और कुछ क्वालिटी दिखाना। सिटीज़नशिप यानी कि शहरियत, द पोजीशन ऑफ बीइंग सिटीज़न ऑफ अ कंट्री, किसी मुल्क में जो है वो शहरी की हैसियत से होना। पेट्रियोटिक हुब्बिल वतन यानी कि वतन से मोहब्बत करना। एक्सप्रेशन ऑफ डिवोशन फॉर वंस कंट्री यानी कि अपनी जो है वो ऐसे जज्बात का इजहार करना कि अपने वतन के लिए लगन और अज़म या कुछ कर गुजरने का वो होता है पेट्रियोटिक। उसके बाद है ओरल कम्युनिकेशन स्किल, फोल्ड एंड फ्लाई। सिट इन पेयर्स, आप जो है वो पेयर्स यानी कि अपने साथी के साथ बैठें। वन ऑफ द स्टूडेंट्स विल गिव इंस्ट्रक्शंस, और दोनों में से जो कोई एक स्टूडेंट होगा वो हिदायत देगा। एज गिवन इन द पिक्चर, जैसे कि ये पिक्चर्स हैं और उनके नीचे लिखी हुई हैं। और उसके बाद में क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप, वाइल द अदर्स विल फॉलो। और एक स्टेप बाय स्टेप उसको बताएगा और जो दूसरा होगा वो उसको फॉलो करेगा। अच्छा, अब ये सेम जो हम बचपन में वो क्या उसे कहते थे, शिप बनाना, ऐसे जो है शिप या उसको जहाज़ भी कुछ कह देते थे, तो सेम बिल्कुल वो बनानी है। और ये तो एन एम श्योर कि आप सबको ये तो पता होगा, ये प्रोसेस उन्होंने बताया कि कैसे बनानी है। तो इसको बनाने के बाद जो है वो एक एक्टिविटी फिर एक दी है, और वो ये कहा है कि राइट वन क्वेश्चन ऑन योर ग्लीडर रिलेटेड टू योर कंट्री, यानी कि आपके जो माइंड में कुछ भी क्वेश्चन होगा वो आपने क्या करना है, अपनी कंट्री से रिलेटेड वो इसके ऊपर लिखना है। एंड थ्रो द ग्लीडर, और ये जो ग्लीडर है, टू अदर पेयर्स, और दूसरे पेयर जो होगा उसको स्टूडेंट को देना है फ्लाई करके। एंड दे विल आंसर द क्वेश्चन, और फिर वो क्या करेंगे, आपके जो भी सवालात होंगे उनके जवाबात वो देंगे। रीडिंग स्किल है, राइट ऑन द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स, ये जो दिए गए अल्फाज हैं इनके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग आप लिखिए। एंड आल्सो यूज़ दैम इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन, और फिर इनको हमने सेंटेंसेज में इस्तेमाल करना है। देखिए कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स, कॉन्टेक्चुअल वैसे वर्ड्स वो होते हैं जो हमारे कोई भी ट्रांसलेशन कुछ में भी जो हाईलाइट करके दिए होती है ना, बिल्कुल बोल्ड करके, जैसे मिसाल के तौर पे आप पैट्रियोटिक देख रहे हैं कि बाकी सारे वर्ड्स जो है वो हाईलाइट नहीं, सिर्फ पैट्रियोटिक हाईलाइट है। तो ये हमारा कॉन्टेक्चुअल वर्ड है, ठीक है। अब हमने इनको लेने हैं और ये वाले इनके बनाने हैं सेंटेंसेस और इनके मीनिंग। तो फर्स्ट वन है पीसफुल। पीसफुल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जो है पुरअमन, बहुत सुकून। तो मीनिंग हो गया काम। और सेंटेंस क्या है, द लेक वाज पीसफुल, कि जो नहर है वो बहुत पुरसकून है। इन द अर्ली मॉर्निंग, सुबह सवेरे। नेक्स्ट है अनअफ्रेड। अनअफ्रेड यानी कि बेखौफ होना। फेयरलेस होना यानी कि बेखौफ होना। और सेंटेंस है, शी वॉकड थ्रू द हॉन्टेड हाउस, के जो हॉन्टेड हाउस था उससे वो गुजरी अनअफ्रेड, बेखौफ होकर। तो हॉन्टेड हाउस क्या होगा, जो है वो बहुत ज़्यादा भूत बंगला जिसे हम कहते हैं, ज़रा डर खौफ हो जहाँ पे, वो होता है हॉन्ट हाउस। और उसके बाद में है डिज़र्व यानी कि मुस्तहिक होना। मेरिट भी उसका वही मीनिंग आ जाएगा। एंड सेंटेंस है, ही डिज़र्व्स रिकॉग्निशन फॉर हिज हार्ड वर्क, कि अपने जो है हार्ड वर्क की वजह से, अपने मेहनती काम की वजह से वो जो है वो तारीफ़ का मुस्तहिक है। नेक्स्ट सेंटेंस है सिटीज़नशिप यानी कि शहरियत, मेंबरशिप। शी अप्लाइड फॉर कैनेडियन सिटीज़नशिप, उसने कनाडा की सिटीज़नशिप ये शहरियत के लिए अप्लाई किया। नेक्स्ट है पैट्रियोटिक यानी कि हुब्बुल वतन। इसका क्या होगा, नेशनलिस्टिक यानी कि हिज पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, उसके जो हुब्बुल वतन के गाने थे। इंस्पायर द क्राउड, उन्होंने मजमे को जो था वो इंस्पायर्ड किया। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं आंसर दी क्वेश्चन, और मैंने कोशिश की है कि इनको सिंपल रखूँ और आसान अल्फाज में आपको बता सकूँ। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ डू द लॉज ऑफ आवर कंट्री कीप आस हैप्पी एंड वेल, किस तरह से हमारे मुल्क के जो कवानीन हैं वो हमें खुश रखते हैं, वो जी। और द लॉज ऑफ आवर कंट्री, हमारे मुल्क के कवानीन कीप अस, हमें रखते हैं हैप्पी, खुश, एंड वेल बाय मेकिंग श्योर थिंग्स आर फेयर एंड सेफ फॉर एवरीवन, के हमारे मुल्क के जो कवानीन हैं वो हमें खुश रखते हैं, ये इस चीज़ को यकीनी बनाकर कि चीज़ें जो हैं वो मुनसफ़ाना है सबके साथ और हर कोई जो है वो महफूज है। दे मेक श्योर, वो ये भी यकीनी बनाते हैं, इश्यूज़ एंड फाइट्स डू नॉट हैपन, कि जो भी मसले या मसाइल हैं या लड़ाइयाँ हैं वो ना हों। वट इज़ मीन बाय पीसफुल एंड अनअफ्रेड इन द पोएम, के नज़्म में जो पीसफुल था यानी कि पुरअमन, एंड अनअफ्रेड और बेखौफ, इसका क्या मतलब था।
पीसफुल एंड अनअफ्रेड मीन्स, इसका ये मतलब था दैट बिकॉज ऑफ द लॉज एंड ऑर्डर के, क्योंकि जो है वो कवानीन की वजह से इन आवर कंट्री, हमारे मुल्क में, वी कैन लिव, हम रह सकते हैं विदाउट फियर, बगैर खौफ के, एंड इन्जॉय आ पीसफुल लाइफ, और एक पुरअमन जो पुरसकून ज़िंदगी को हम जो है उससे लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। हाउ डू वी ओ अडेप्ट टू आवर कंट्री, हम किस तरह से अपने मुल्क का कर्जा उतार सकते हैं। हाउ कैन वी पे इट बैक, या इसको किस तरह से जो है उसको अदा कर सकते हैं। वी ओ आर डेप्ट, कि हम अपने मुल्क का जो है वो कर्जा है हमारे ऊपर, टू आवर कंट्री, हमारे मुल्क का, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस, क्योंकि ये हमें मुहैया करती है, विद सेफ्टी, हमारी हिफाजत, अपॉर्चुनिटीज़, मौके, एंड अ प्लेस, और जगह है टू लिव, रहने के लिए। वी कैन पे इट बैक, हम इसको जो है वो वापस कर सकते हैं, बाय बीइंग गुड सिटीज़न, एक अच्छे शहरी होकर, और बीइंग द लॉज, जो भी इसके कवानीन हैं उन पर अमल करके, एंड हेल्पिंग आवर कंट्री, और अपने मुल्क की मदद करके, वैन नीडिड, जब इसकी उसे ज़रूरत होगी। वट आर द नीड्स ऑफ द कंट्री, के जो एक मुल्क है उसकी क्या ज़रूरियात होती हैं। हाउ कैन वी फुलफ़िल दैम, और किस तरह से हम जो है उसको पूरा कर सकते हैं। द नीड्स ऑफ द कंट्री कैन इंक्लूड थिंग्स, के जो कंट्री एक मुल्क है उसकी जितनी भी ज़रूरतें हैं उनमें क्या शामिल होती हैं चीज़ें, लाइक फॉलोइंग द लॉज, उसमें जो कवानीन पे अमल करना होता है, वोटिंग इन इलेक्शन, इलेक्शन में हमने वोट देने होते हैं, पेइंग टैक्सेस, हमने टैक्स देने होते हैं, एंड हेल्पिंग इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, और जब मुश्किल वक्त आता है तब हमने मदद करनी होती है। वी कैन फुलफ़िल दैम, और हम इन सब चीज़ों को पूरा कर सकते हैं, बाय बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते, एंड कंट्रीब्यूटिंग टू आवर कम्युनिटी, और जो हमारी कम्युनिटी है उसमें भरपूर तावन करके। हाउ डू यू वांट टू सर्व योर कंट्री, अब आप कैसे अपने मुल्क की जो है वो खिदमत कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है आई वांट टू सर्व माय कंट्री, कि मैं अपने जो है मुल्क की खिदमत करूँगी, बाय बिकमिंग अ टीचर, के एक जो है वो उस्ताज़ा बन के, एंड एजुकेटिंग स्टूडेंट्स, और जो तालबात हैं उनको पढ़ाऊँगी या पढ़ाऊँगा, आप करेंगे, ठीक है, सो दैट दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू आवर नेशन, ताकि वो हमारे मुल्क के अंदर एक मुस्बत तरीके से जो है वो अपना ताउन उसके अंदर कर सकें। और उसके बाद हमारे पास ये एक एक्टिविटी आ जाती है, ग्रुप एक्टिविटी है, गिस्ट राइटिंग है, रीड द पैराग्राफ एंड फॉलो योर टीचर्स इंस्ट्रक्शन, आपने ये सारे पैराग्राफ को पढ़ना है, और जो फिर हदायत आपकी टीचर आपको देंगी फिर आपने वो करनी है। ह्यूमन कंपटीशन, इंसानी मुकाबला, इज़ अ कॉन्टेस्ट, ये एक ऐसा मुकाबला होता है, वेयर टू और मोर पीपल स्ट्राइव, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग जो होते हैं वो कोशिश करते हैं, जदोजहद करते हैं, फॉर अ गोल, किसी भी गोल के लिए, दैट कैन नॉट बी शेयर, जिसको बांटा नहीं जा सकता, यूजुअली रिजल्टिंग इन अ विक्टर एंड अ लूज़र, जिसका जो है वो नतीजा निकलता है, या तो कोई जीतता है, फातेह होता है, या फिर कोई हारता है। इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, इनफरादी और ग्रोह, आर देन इन अ पोजीशन, वो इस हालत में होते हैं, वेयर दे मस्ट स्ट्रगल, जहाँ उनको लाजमी जदोजहद करनी होती है, फॉर द अचीवमेंट, कामयाबी के लिए, ऑफ एन आउटकम, किसी भी रिजल्ट के लिए। आई हैव ऑलवेज वंडर्ड, मैं हमेशा हैरान हुआ हूँ या हुई हूँ, इफ़ आई लर्निंग कुड बी मोर फ़न विदाउट एग्ज़ाम स्ट्रेस, के जो हमारी लर्निंग है, जो पढ़ना है, क्या वो बहुत ज़्यादा फ़न हो सकती है एग्ज़ाम का स्ट्रेस, जो परेशानी है उसको हटा के, एंड अ विनिंग स्पिरिट, और हर एक में जो है वो जीतने का जज्बा हो। आई बिलीव दैट कॉम्पिटिशन एक्ट, मैं यकीन रखती हूँ कि जो मुकाबला है वो इस तरह से अमल करता है, एज अ मोटिवेशन फैक्टर, के हिम्मत दिलाने वाला जो है वो एक ये फैक्टर के तौर पे काम करता है। इट अलाउज़ द पर्सन, ये जो एक इंसान है उसको इजाज़त देता है, टू वर्क हार्ड, कि वो बहुत मेहनत से काम करे, टू गेट इफेक्टिव रिजल्ट, मौसर नताइज हासिल करने के लिए। इट इज़ क्वाइट नेचुरल, ये कुदरती है, दैट वी हैव टू गिव आवर बेस्ट टू सर्वाइव, हमें जो है वो सर्वाइव यानी कि ज़िंदा रहने के लिए हमेशा बेस्ट देना होता है। सिमिलरली, बिल्कुल उसी तरीके से, कॉम्पिटिशन्स इनकरेज, के जो मुकाबला होते हैं वो हौसला अफजाई करते हैं द स्टूडेंट्स, तालबात की, टू गिव देयर बेस्ट, कि वो अपना अच्छा दें, टू अचीव एक्सेलेंस, के जो अच्छी कारकर्दगी हासिल करने के लिए। वट आई मीन टू से, मेरा जो कहने का मतलब है, इज़ दैट, वो ये है, कंपटीशन इज़ नॉट जस्ट नेसेसरी, के मुकाबले जो हैं वो ज़रूरी नहीं होते, फॉर द लर्निंग प्रोसेस, जो है वो पढ़ाई का जो एक सीखने का जो अमल है उसके लिए। इट इज़ इट्स सेल्फ लर्निंग, ये एक खुद की जो है वो एक सीखने का अमल होता है। द प्रेजेंट वर्ड, जो मौजूदा दुनिया है, कैन बी सेट, कही जा सकती है, टू बी द वर्ड ऑफ कंपटीशन, वो जो है वो एक मुकाबले की दुनिया उसे कहा जा सकता है। इन एवरी फील्ड, हर शोबे में, वन हैज़ टू विन, हर में से किसी एक को जो है वो जीतना है, द कंपटीशन, मुकाबले को, टू प्रूव वंस कैपेबिलिटी, उसे अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए। सम बिलीव, कुछ यकीन रखते हैं, दैट कंपटीशन इज़ नेसेसरी, के जो मुकाबले होते हैं वो ज़रूरी होते हैं, फॉर द लर्निंग प्रोसेस, सीखने के अमल के लिए। सम बिलीव, कुछ ये यकीन रखते हैं, दैट कंपटीशन इज़ नॉट एट ऑल गुड, के जो मुकाबले हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, एंड इट डिस्ट्रैक्ट, और ये क्या करते हैं, तवज्जो को हटा देते हैं, फ्रॉम लर्निंग,
सीखने के अमल से। अब ये एक्टिविटी क्या थी, डिवाइड द क्लास इन ग्रुप्स। अब आपने क्लास की जो स्टूडेंट्स हैं उनको ग्रुप में डिवाइड करना है, एंड आस्क देम टू रीड द पैराग्राफ, और उनसे ये कहना है कि इस पैराग्राफ को रीड करें। देन आस्क देम टू राइट द मेन पॉइंट्स ऑफ द पैराग्राफ, और फिर उनसे ये कहना है कि इस पैराग्राफ में से जो उनको मेन पॉइंट्स लगे उनको वो लिखें। अलाउ देम टू वर्क इन ग्रुप्स फॉर 5 मिनट्स, और उनको आपने ये काम करने के लिए 5 मिनट देने हैं। वंस दे आर डन, एक दफ़ा जब वो कर लेंगे, रीशफल द क्लास इन न्यू ग्रुप्स, फिर सारे आपने उनको रीशफल कर देना, यानी कि स्टूडेंट्स को चेंज करके ग्रुप दोबारा बना देने। बाय सेंडिंग वन मेंबर फ्रॉम ईच ग्रुप टू द न्यू ग्रुप, हर एक ग्रुप से एक मेंबर लेके दूसरे ग्रुप में भेज देना, और दूसरे वाला इधर आ जाएगा। आस्क देम टू शेयर द मेन पॉइंट्स ऑफ द टास्क, और फिर उनसे ये कहना है कि जो आपको टास्क दिया गया था उसके मेन पॉइंट्स को शेयर करें इन देयर प्रीवियस ग्रुप, अपने जो है पिछले ग्रुप में जो आपको दिए गए थे उसको शेयर करें। अच्छा, अब आ जाती है वोकैबुलरी एंड ग्रामर, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। अब ये ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? अ ट्रांजिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब, अ ट्रांजिटिव जो वर्ब है वो एक ऐसे वर्ब है दैट डिनोट्स एन एक्शन, जो कि एक ऐसे अमल की तरफ इशारा करती है, विच पासिस ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट, एक ऐसा अमल, एक ऐसा काम जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ हो, वो हमारा होगा ट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब क्या होता है? सिंपल एक काम है, कोई भी काम है, और सब्जेक्ट होगा काम करने वाला, और ऑब्जेक्ट होगा जिस पे काम हुआ है। अब ट्रांजिटिव वर्ब के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखें, द आंट्स हेल्प द कैटरपिलर। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है द मैन किक द डॉग। अब जो मैन था उसने डॉग को किक किया। अब यहाँ पे दूसरी जो हमारे पास आ जाती है वो है इनट्रांजिटिव वर्ब है। An intransitive verb is a verb that denotes an action which does not pass over to an object। देखिए सेम इसमें क्या था, सब एक सेम काम है, मतलब एक काम है कोई भी, वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ पास हुआ है। इसमें भी वही काम है, मगर फ़र्क क्या आता है, इसमें वो ऑब्जेक्ट की तरफ पास नहीं होता। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल दे लेते हैं। जैसे ही ब्रोक रूडली, द बस स्टॉप सडनली, अचानक रुक गई। अब हम, अगर आपको फ़िलहाल इसकी अभी भी समझ नहीं लगी तो मैं इंशाल्लाह यहाँ पे हम इसको डिटेल में करते हैं। इनकी एग्जांपल को समझ के आपको यहाँ पे क्लियर समझ आएगी। देखिए यहाँ पे मैं सेंटेंस दिए थे और कहा था कि आपने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब को जो है इसमें से फाइंड आउट करना है। देखिए जो फर्स्ट सेंटेंस है, द फायर बर्न्स द हाउस। देखिए जो फायर यानी कि जो आग थी उसने घर को जला दिया। अब इसके अंदर आपने यहाँ पे नोट करना है, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो काम क्या होता है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ पास होता है। आपने सिंपल इसमें यह ख्याल रखना था कि बर्न्स का मतलब होता है जलाना। ठीक है, इसमें जो वर्ब है आपने सिंपल देखना, वर्ब के फ़ौरन बाद जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा ना, बगैर कोई भी जो है वो इतना फासला जिसके अंदर वर्ड्स का ना हो, ठीक है ना। एक आसान आपको ट्रिक बता रही है, तो वो आपने समझ लेना हमारा जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। जैसे मिसाल के तौर पे देखें, यहाँ पे बर्न है ना, बर्न्स का मतलब होता है जलाना, किसी चीज़ को जलाना। ठीक हो गया, ये काम हुआ है। अब ये हाउस, उसने जलाया किसको है? उसने घर को जलाया। फायर क्या थी इसमें? फायर सब्जेक्ट थी ना, फायर ने काम किया। फायर ने क्या काम किया? उसने जलाया। किसको जलाया? उसने घर को जलाया। ये था उसका ऑब्जेक्ट। तो सिंपल क्या बात होगी, जो हमारा वर्ब के फ़ौरन के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा ना, वो समझ लीजिएगा वो हमारा ट्रांजिटिव है। सही है। जैसे देखिए, टेल द ट्रूथ, सच को बताओ। अब अगेन टेल क्या होता है? बताना, ये काम है, और ट्रूथ क्या होता है? यानी कि जिसको बताया, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ना। तो सिंपल देखिए, फ़ौरन उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद फ़ौरन वर्ब के बाद फ़ौरन हमारा जो था वो ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये हमारा ट्रांजिटिव हो गया। नेक्स्ट है द बर्ड्स, यानी कि जो परिंदे हैं, चिर्प इन द मॉर्निंग, वो सुबह को चहचहाते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, चीज़ नोट करें, जो चिर्प है ना, यानी कि चहचहाना, ये तो चलो ठीक है, परिंदे ये काम करते हैं, लेकिन कब करते हैं? वो मॉर्निंग में करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितना गैप आ गया, यानी कि फ़ौरन से उसको डिनोट नहीं उसने किया। जो बिल्कुल क्विकली करेगा ना, जैसे वो हमारा होगा ट्रांजिटिव है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये कितना इसका गैप आ रहा है, वो फ़ौरन से अब उसको नहीं वो कर पा रहा है, इसलिए ये हमारा इनट्रांजिटिव है। जैसे नेक्स्ट है द किड स्लीप्स ऑन द बेड। अब इसमें भी देखें, किड बच्चे हैं ना, स्लीप्स वो सोए, किस पे सोए? वो बेड पे सोए। मतलब स्लीप था वर्ब और ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी हमारा डिस्टेंस आ गया, यानी कि फ़ौरन उसके बाद वर्ब ऑब्जेक्ट उसको नहीं मिला फ़ौरन के बाद। ठीक है ना, तो ये हमारा इनट्रांजिटिव हो गया। द ओल्ड मैन, मैंने ट्रांजिटिव का टी लगाया और इनट्रांजिटिव का आई लगाया। द ओल्ड मैन के जो बूढ़ा आदमी था, आस्क्ड फॉर आर्म्स, उसने आर्म्स यानी कि जो असला वगैरह था ना उसके बारे में उसने पूछा। अब आप यहाँ पे देखें, अब आप ये देखिए हमारा ट्रांजिटिव हो गया ना। देखें, आस्क्ड होता है पूछना, और आर्म्स मतलब ऑब्जेक्ट था, तो वर्ब था और मतलब ऑब्जेक्ट फ़ौरन आ गया, सिर्फ फोर एक वर्ड का जस्ट गैप आया। ठीक है ना, फ़ौरन से आ गया, तो ये हमारा ट्रांजिटिव हो गया। द टाइगर लीव्स इन द जंगल। अब देखिए, टाइगर है, यानी कि लीव्स मतलब रहता है, ये तो हमारा वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा हो गया जंगल। लेकिन यहाँ पे भी देखें, गैप आ गया ना हमें, यानी कि फ़ौरन से हमारा ऑब्जेक्ट उसके करीब नहीं है, तो ये हमारा इनट्रांजिटिव हो गया। ठीक है ना।
अब नेक्स्ट जैसे द गर्ल कट द वेजिटेबल्स विद द नाइफ, उसने जो है वो वेजिटेबल काटते किसके साथ काटी, नाइफ के साथ गर्ल ने कट की। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि ये मैंने ट्रांजिटिव क्यों लिखा हुआ, देखें सिंपल मैंने आपको कहा हमने जस्ट अपना वर्ब और ऑब्जेक्ट को देखना है। तो एक सिंपल आपको मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रही हूँ कि अगर हमारे वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो वो हमारा इंट्रांजिटिव होगा, अगर हमारा डिस्टेंस कम होगा तो वो हमारा ट्रांजिटिव होगा। अब जैसे मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे देखें, कट मतलब काटना, ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा कट, मैंने काटना, एक सेकंड, कट काटना होगा हमारा वर्ब। अब क्या काटा उसने, उसने वेजिटेबल्स को काटा, तो हमें बस इसके साथ लिंक है ना हमारा, हम इधर उधर हमने नहीं देखना कि अब क्या आगे, सिर्फ कट द वेजिटेबल, हमारा फ़ौरन ऑब्जेक्ट हमें मिल गया, तो इस वजह से हमारे ट्रांजिटिव हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आई लॉक द डोर, मैंने दरवाजे को लॉक किया। अगेन क्या काम किया, लॉक किया, किसको किया, डोर को किया, फ़ौरन से आ गया, सिर्फ एक वर्ड का गैप है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव हो गया। नेक्स्ट है द ओल्ड वूमैन सेट डाउन बाय द साइड ऑफ द रोड, अब देखिए ये हमारा इंट्रांजिटिव है, क्योंकि देखिए सेट डाउन वो बैठी है, बाय द साइड ऑफ द रोड कितना गैप हमारा आगे चला गया, रोड कहाँ तक वो हमारा चला गया, ठीक है ना, यानी कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर चला गया, तो ये हमारा इंट्रांजिटिव हो गया। द सन सेट्स इन द वेस्ट, अब इसमें भी देखें सन है ना, सेट्स आएगा हमारे यहाँ पे, यानी कि सेट्स होता है, किस में होता है, वेस्ट में होता है, लेकिन इन द अगेन यहाँ पे भी कितना गैप आ गया, इसलिए हमारे इंट्रांजिटिव है, ठीक है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं लगेगी, आपने कमेंट्स में मेरे से पूछ लेना, दोबारा जल्दी से रिपीट कर देती हूँ। जिसमें आपको लगेगा बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान में, वो आपने कहना है वो इंट्रांजिटिव है, और जो क्विकली आ जाएगा सिर्फ एक जैसे द इज़, एक एक वर्ड का जैसे गैप होगा फ़ौरन से आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, वो होगा ट्रांजिटिव। नेक्स्ट है एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडजेक्टिव क्लॉजेज, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इंशाल्लाह इसको भी हम ईजी में करते हैं। इसकी पढ़ लेते हैं। एन एडजेक्टिव फ्रेज एक्ट लाइक एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो फ्रेज होती है वो एडजेक्टिव की तरह जो है वो रिएक्ट करती है सेंटेंस में। लाइक एन एडजेक्टिव, बिल्कुल एडजेक्टिव की तरह। इट मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, नाउन क्या होता है, कोई भी किसी भी चीज़ का नाम हो गया, कुछ भी वटेवर है, नाम है नाउन, और प्रोनाउन होता है जिसको रिप्लेस कर देते हैं। जैसे आर्या इज़ अ गुड गर्ल है, तो आर्या को हम नाउन में रिप्लेस कर देंगे तो वो प्रोनाउन बन जाएगा शी इज़ अ गुड गर्ल, ठीक है ना। अच्छा, ये होता है एडजेक्टिव फ्रेज। क्लोज क्या होती है, इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती हैं, विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन, इसका मतलब ये है इसके अंदर हमारा सब्जेक्ट नहीं होता, इसमें हमारा सब्जेक्ट होता है। एंड डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के तौर पर ही काम करता है। इसकी हम थोड़ी सी एग्जांपल ये दी हुई है एडजेक्टिव फ्रेज की, ये देख लेते हैं। जैसे है मिसाल के तौर पे द बॉय ऑन द रूफ इज़ लुकिंग एट द स्काई, इसमें ऑन द रूफ एडजेक्टिव फ्रेज है, देखिए इसमें सब्जेक्ट नहीं आया। फिर इसमें फुल ऑफ कॉफ़ी है फ्रॉम आवर स्कूल, सिंपल है। एडजेक्टिव फ्रेज में आपका पास सब्जेक्ट जो नहीं होगा ना, वो होगा आपके एडजेक्टिव फ्रेज। और एडजेक्टिव क्लोज क्या होगा, जिसमें आपका सब्जेक्ट होगा। लेकिन मैं ये इसको हम डिटेल में करते हैं, इसको समझते हैं। अच्छा, अब इसमें हमने करनी है हाईलाइट। देखिए स्टूडेंट्स कवर्ड इन मर्ड आर नॉट अलाउड टू एंटर इन द क्लासरूम, के जो स्टूडेंट्स मट्टी में जो थे कवर हो गए थे, उनको क्लासरूम में आने की परमिशन नहीं दी गई। इसमें हमने आपने सिंपल्स देखें, ये देखना है एडजेक्टिव क्या होता है, किसी भी चीज़ की खूबी या खामी। क्लियर हो गया ना, खूबी खामी कुछ भी वट एवर वो उसकी होती है, खूबी या खामी वो होता है एडजेक्टिव फ्रेज, वो होती है जिसके अंदर हमारे पास कोई भी सब्जेक्ट ना हो। आपने ये ख्याल रखना है, जब भी किसी भी सेंटेंस में आप देखोगे ना एडजेक्टिव, उसकी खूबी खामी कुछ भी बयान हुई है, बिल्कुल उसके साथ ही वाली फ्रेज होगा वो वर्ड, उसको आपकी एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगी। देखें जैसे इसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड जो बात होगी हमने उसको हाईलाइट करना है। देखिए स्टूडेंट्स कवर्ड इन मड, स्टूडेंट के बारे में बात क्या हुई, वो कवर्ड हुए हैं। अब देखिए कवर्ड हुए हैं, ये एक एडजेक्टिव है, इसकी खूबी थी, किस में हुए थे, मड में सिर्फ हुए थे, तो सिंपल हमने सिर्फ कवर्ड इन मड में कर दिया। जैसे देखें शी इज़ वेयरिंग वेरी एक्सपेंसिव शूज़, अब यहाँ पे हमारी वेरी एक्सपेंसिव हमारी एडजेक्टिव फ्रेज है। देखें शी के बारे में बात हो रही है ना, उसने एडजेक्टिव उसकी क्या खूबी है, देखिए एक्सपेंसिव भी है, बहुत महंगा, ये उसकी खूबी होगी ना, और वेरी हमने उसके साथ उसके लगाना है, तो वेरी एक्सपेंसिव हमारा एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा। नेक्स्ट स्लो एंड स्टडी है, देखें आहिस्ता और मुसलसल, तो ये तो ऑब्वियस बन रहा है ना कि एडजेक्टिव है ये, यानी कि स्लो उसकी खामी बता दी गई है ना, तो स्लो एंड स्टडी हो गया हमारा एडजेक्टिव। देन है सम रूल्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज आर नाउ नल एंड वॉइड, कि कुछ रूल्स इंग्लिश में है जो बहुत ज़्यादा जो नल एंड वॉइड है कि जो रूल फॉलो नहीं किए जाते, तो इसमें उसकी खामी बताई गई है। नल एंड वॉइड जैसे जायज़ नहीं है और वो जो है अच्छे नहीं है रूल, तो ये उसकी खामी बता दी गई है, तो ये हमने एडजेक्टिव फ्रेज में उसको कर दिया। सारा इज़ रियली एनेक्सियस, अब इसमें भी देखिए उसकी खामी बता दी गई है। एडजेक्टिव को आपने सिंपल रखना है और उसके बाद जो उसका फर्स्ट उसका पहला वर्ड होगा या लास्ट का होगा, आपने उसी को देख के उसको लाइट कर देना है। अब देखें जॉन इज़ अ मैन ऑफ वर्ड्स, अब इसमें यानी कि जॉन अपने अल्फाज का आदमी है, इनके अपने यानी कि जो अल्फाज वो यानी कि ऐसे कि अपने अल्फाज का पक्का है वो, ये उसकी उर्दू है। अब जॉन को हम नहीं कर सकते थे, सब्जेक्ट था, मैन को भी नहीं हम कर सकते थे, तो हमारा ऑफ वर्ड्स बचाना कि सिर्फ अपने अल्फाज का, तो हमने सिंपल सिर्फ इसी को कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट जैसे आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव क्लॉजेज इन द गिवन सेंटेंसेस,
अब हमने क्या करना है, इसमें क्लोजेस लेने हैं। देखिए इसमें सिंपल सी बात होगी ना कि इसके अंदर हमारे पास सब्जेक्ट होगा, हमने सिर्फ उसी को लेना है। जैसे मिसाल के तौर पे अब यहाँ से देखें द गर्ल। अच्छा एक और ट्रिक आपको बताऊँ, जो फ्रेज़ होगी ना, फ्रेज़ जिसको हम हाईलाइट करेंगे, जो भी हमने पीछे की है, उसका सिंपल ट्रिक ये होगी कि ऐसा जिसके बारे में हमें समझ ही ना आए कि बात किसके बारे में। फ्रेज़ यानी कि सब्जेक्ट के बगैर अनकम्प्लीट होती है। लेकिन जो क्लोज है ना, इसमें सब्जेक्ट भी होगा, इसमें हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट वो हमें मिलेगा, वो भी मिलेगा उसमें। पूरा एक तरह से वो सेंटेंस होगा। जैसे देखें द गर्ल, अब देखिए मैंने जस्ट हु वॉन द अवार्ड, जिसने अवार्ड जीता, पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। द बिल्डिंग वेयर ही लिव्स इज ओल्ड, जहाँ पे वो रहता है वो बिल्डिंग बहुत पुरानी। तो सिंपल वेयर ही लिव्स, जहाँ वो रहता है, ठीक है। बिल्डिंग के बारे में बात हुई, वेयर ही लिव्स जहाँ वो रहता है, जहाँ सब्जेक्ट होगा ना हमने उसको अंडरलाइन करना है, सेंटेंस को देखें, वर्ड को। विच आई लाइक, जो मुझे पसंद है, देखें इसमें भी सब्जेक्ट है। हु वांट्स द टेक्स्ट बुक, कौन जो है वो टेक्स्ट बुक को जो है वो चाहता है। अगेन हु वांट्स, यहाँ भी उसकी भी बात होगी सब्जेक्ट की। दैट आलिया इज़ ड्राइविंग, के आलिया ड्राइव कर रही है। सिटिंग नेक्स्ट टू मी, जो मेरे साथ बैठा है। अच्छा इसकी एक और आपने ट्रिक याद रखनी है, आपने इससे क्वेश्चन करना है। जैसे मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे गर्ल के बारे में बात हुई, गर्ल क्या कर रही, कौन सी गर्ल, हु वॉन द अवार्ड, बिल्डिंग कौन सी बिल्डिंग, वेयर ही लिव्स जहाँ वो रहता है, स्टोरी बुक कौन सी स्टोरी बुक, विच आई लाइक जो मुझे पसंद है, सना कौन सा ना, हु वांट्स द टेक्स्ट बुक जो कि टेक्स्ट बुक को चाहती है। द कार क्या मतलब है कार का, दैट आलिया इज ड्राइविंग जो आलिया उस कार को ड्राइविंग कर रही है। द बॉय कौन सा, सिटिंग नेक्स्ट टू मी जो मेरे साथ बैठा है। तो आपने सब्जेक्ट को जो उससे पहले होगा ना उससे खुद क्वेश्चन करने हैं, जो उसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन होगी ना आपने क्लोज में, उसको आपने कर लेना है अंडरलाइन। अब एन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट क्वेश्चन इनटू रिपोर्टेड क्वेश्चन। अब रिपोर्टेड क्वेश्चन जो रिपोर्टेड सवाल हैं वो क्या होते हैं, इन रिपोर्टिंग क्वेश्चन, रिपोर्टिंग सवालात में द इनडायरेक्ट स्पीच, जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है, इज़ इंट्रोड्यूस्ड, उसको जो है मुतारफ़ करवाया जाता है बाय सच वर्ब्स एज आस्क्ड, यानी कि जिस तरह के वर्ब्स होती है ना, आस्क्ड, रिक्वायर्ड, उसके बाद में इस तरह के जो अल्फाज होते हैं ना उनसे ये स्टार्ट होती है। जैसे मिसाल के तौर पे देखें, ही सेड, उसने कहा, व्हाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों नहीं बोलते। अब ही आस्क्ड मी, इसको हमने जब कन्वर्ट किया इनडायरेक्ट में, ही आस्क्ड वैसे आ जाएगा, उसने मेरे से पूछा था ना, तो ही आस्क्ड मी व्हाई आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। सिंपल सी बात ये है कि आपने ऐसी स्टेटमेंट, जब आपको वो किसी ने आपको कोई जुमले कहे हैं, आपको वही जुमले किसी दूसरे को बताने पड़ेंगे, आप उनको अपनी वर्डिंग में चेंज कर देंगे। तब आप देखें, आपको एक इंसान है वो आपको कहता है कि तुम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती हो, तुम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती हो, तो जब आपने किसी को बताना होगा तो आप उसको कैसे बताओगे, उसने मुझसे कहा कि मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती हूँ, ठीक है ना। आपने इस तरह से उसको कन्वर्ट करना है, ये है हमारे। अब ही सेड, उसने कहा, मी वाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों नहीं बोलते। ही आस्क्ड मी, उसने मेरे से पूछा, वाई आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश क्यों नहीं बोलती, ठीक है। व्हेन द क्वेश्चन इज़ नॉट इंट्रोड्यूस, जब सवाल जो हमें मुतारफ़ नहीं करवाया जाएगा बाय एन इंटरोगेटिव वर्ड। देखिए जैसे अब ये सवाल था ना, हमें हमारा वाई से शुरू हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि जब आपको वाई, जैसे वाई है, व्हाट है, विच, इस तरह के डब्ल्यू वाले जो से हमारे इंटरोगेटिव के वर्ड है ना, अगर इससे हमारा सवाल स्टार्ट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे कि जो रिपोर्टिंग वर्ब इज़ फॉलोड बाय वेदर और इफ़ एज, यानी कि अगर हमारे पास सवाल व्हाट वाले डब्ल्यू जिस मैंने आपको बताया उनसे स्टार्ट नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, हम उनका जब रिपोर्टिंग उनका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम उनको या तो वेदर लगा देंगे या इफ़ लगा देंगे। जैसे ही सैड, उसने कहा, डू यू स्पीक इंग्लिश। अब देखें यहाँ पे डू आया, डब्ल्यू वाले क्वेश्चन वहाँ पे नहीं है, तो मैंने आपको बताया था हम या तो वेदर या इफ़ लगाएंगे। तो देखें डू था ना, तो हमने यहाँ पे वेदर या इफ़ लगा दें, ये चॉइस है, ये इस पर कोई मसला नहीं है, ठीक है। वेदर या इफ़ कुछ भी एक लगा दें। तो आई स्पोक इंग्लिश, तो क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ। अच्छा जी, अब चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। अब हमने इन सब को जो है वो इनडायरेक्ट में करना है। तो अब आपने इसका रूल्स याद रखने हैं अभी फ़िलहाल, कि अगर हमारे पास डब्ल्यू वाले से स्टार्ट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम उसको वेदर में या इफ़ में कन्वर्ट कर देंगे। चलें जी, अब फर्स्ट वन है शी आस्क्ड एम आई लेट, उसने मेरे पूछा कि क्या मैं लेट हूँ। तो जब किसी को बताया वो कैसे बताएगी, शी आस्क्ड, उसने पूछा, इफ़ शी वॉज लेट, कि क्या वो लेट है, ठीक है। देखिए यहाँ पर उसने कहा था ना एम आई लेट, कि क्या मैं लेट हूँ, जब उसने उसको बताया। तो जब वो पर्सन किसी दूसरे को उसकी बात बताएगा तो वो कैसे बताएगा कि उसने मेरे से पूछा कि क्या वो लेट है। नेक्स्ट है ही सैड, उसने कहा, आर दे इन लंदन, कि क्या वो लंदन में है। तो उसका हमने इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे कर देंगे, ही आस्क्ड, उसने पूछा, इफ़ दे वर इन लंदन, कि क्या वो लंदन में है। देन है समीना आस्क्ड, समीना ने पूछा, इज़ द, देखिए अब यहाँ पे आप देखें, अब आप यहाँ पे देखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे अगर हमारे आर मतलब कि डब्ल्यू वाले नहीं होंगे तो हम वेदर या इफ़ लगाएंगे। तो देखें मैंने इफ़ वाला ही यूज़ किया है। नेक्स्ट है समीना आस्क्ड, समीना ने पूछा, इज़ द बस स्टॉप नियर द स्कूल, कि क्या जो है वो बस स्कूल के करीब जो है वो रुक गई है।
तो इसकी क्या आएंगे, समीना आस्ट, समीना ने कहा इफ़ द बस स्टॉप वाज नियर द स्कूल बस, तो क्या स्कूल बस के करीब, स्कूल के करीब जो है वो बस रुक गई है। देन कामरान सेट, कामरान ने कहा डज़ योर फादर टेक टी, क्या तुम्हारे जो डैड हैं वो चाय को पीते हैं, लेते हैं। तो इसे कहें कामरान आस्क्ड मी, उसने मेरे से पूछा इफ़ माई फादर टुक टी, क्या मेरे जो वालिद हैं वो चाय पीते हैं, तो लेते हैं। आई सेड, मैंने कहा कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो इसमें ही शी आप जो मर्जी लगा सकते हैं, हमें यहाँ पे सब्जेक्ट क्लियर नहीं है तो जो मर्जी लगाएं। आई आस्क्ड, मैंने जो है वो पूछा इफ़ ही कुड हेल्प मी, क्या वो मेरी मदद करेगा, कर सकता है। दानियल सेड, दानियल ने कहा डिड ही अराइव ऑन टाइम, कि क्या वो वक्त पे आ गया। तो हम इसको कैसे करेंगे, दानियल आस्क्ड, उसने पूछा इफ़ ही हैड अराइव्ड ऑन टाइम, तो क्या वो टाइम पे आ गया था। तो देन मदीहा सेड, मदीहा ने कहा विल यू कम लेटर, कि क्या तुम जो हो वो बाद में आओगी। तो मदीहा आस्क्ड मी, उसने मेरे से पूछा इफ़ आई वुड कम लेटर, अगर मैं देर से आऊँगी। एंड देन हैव यू बीन टू कश्मीर, हैव यू, ही आस्क्ड हैव यू बीन टू कश्मीर, कि क्या जो हो वो तुम कश्मीर से हो। तो ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड बीन टू कश्मीर। तो सिंपल हमने बस वेदर और इफ़ को देखना है, बाकी सेंटेंस हमारा वैसे का वैसा ही रहेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाती है पंचुएशन, यानी कि पंचुएशन में क्या आता है, सेमी कॉलम। तो द सेमी कॉलम इज़ यूज बिटवीन टू सेपरेट स्टेटमेंट्स, यानी कि दो सेपरेट स्टेटमेंट के दरमियान ही इस्तेमाल होगा। हमारी दोनों स्टेटमेंट्स जो होंगी वो अपना अपना मीनिंग देंगी, ये बात आपने रखनी है याद। अच्छा जी, विच आर लिंक्ड इन मीनिंग, अब लिंक्ड होगा मीनिंग से, कैसे, जैसे मज़हर इज़ अ काइंड पर्सन, मज़हर जो है वो एक बहुत रहमदिल इंसान है। देखिए पूरी एक स्टेटमेंट है। ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर, वो हमेशा दूसरों गरीबों की जो है वो मदद करता है। तो दो स्टेटमेंट्स जो हमारे पास इस तरह की होंगी वो हमारे होंगे सेमी कॉलम। इट वाज फ्रीजिंग इन मरी, अब देखें ये जो आपको नज़र आ रहा है ना साइन, ये होता है हमारा सेमी कॉलम का। इट वाज फ्रीजिंग इन मरी, के मरी में बहुत ज़्यादा जो है वो ठंड हो रही है। हाँ एवर, ताहम वो स्टिल इंजॉयड, मगर हम फिर भी लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। बिलाल वाज गोइंग बैल्ड, हिज हेयर वाज फैलिंग आउट, यानी कि वो गंजा हो रहा है क्योंकि उसके बाल जो उतर रहे हैं। देखिए पूरी दो दो स्टेटमेंट्स आपको मिल रही हैं। आई डिड नॉट सी द स्टेप, मैं स्टेप्स को नहीं देख सकती। आई हैव नाउ गोट अ बैंडेज ऑन माई हेड, के मैंने जो है वो अपने सर पे बैंडेज है पूरी, यानी कि आपको अगर एक मिसाल के तौर पे मैं अगर ये कहता हूँ ना, ये सेंटेंस पढ़ती हूँ आई हैव नाउ गोट अ बैंडेज ऑन माई हेड, के मेरे हेड पे जो है बैंडेज है, तो मतलब एक पूरा मीनिंग आपको कन्वे हो रहा है। अगर मैं कहती हूँ हिज हेयर वाज फैलिंग आउट, उसके बाल गिरे, तो भी आपको पता चल रहा है। यानी कि अगर हम इस स्टेटमेंट को नहीं भी बोलेंगे ना तो आपको फिर भी सेंटेंस समझ में आ जाएंगे। तो यानी कि पूरा पूरा इनका एक एक मीनिंग होगा, सिंपल सिर्फ उसको हमने सेमी कॉलम लगा के दरमियान में से सेपरेट कर देना, ये होता है हमारा सेमी कॉलम। आई टू सेपरेट द क्लॉजेज हम ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस, सिंपल, ठीक है, कि क्या मतलब है कि कंपाउंड सेंटेंस है जिसके हमारे पूरे मायने हमें मिल रहे हैं, हमने उनको सेपरेट करना है। हारिस वाज अ ब्रेव, वो ब्रेव बहादुर है। एंड लार्ज हार्टेड मैन है, और बहुत ज़्यादा जो है उसका दिल बड़ा है। एंड वी ऑल ऑनर्ड हिम, और हम जो है उसका सब एहतराम करते हैं। तो इसमें उन्होंने ये हमें कहा है कि एक हम इसमें ये भी करते हैं कि हम इसके कंपाउंड सेंटेंस को भी सेपरेट करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे देखें, एक हमें ये बात बताई कि वो ब्रेव है, फिर बताई वो लार्ज हार्टेड है। जब हमें लगेगा ना कि हमारी लास्ट स्टेटमेंट, तो फिर हम दरमियान में सेमी कॉलम लगा देंगे। और अगर बहुत सारी और उसकी, जैसे वो इंटेलिजेंट है, वो राइट अच्छे करता है, ऐसे अगर उसकी एग्जाम्पल्स होती तो फिर हम ऐसे कॉमा लगा के उसको सेपरेट कर देते। अब नेक्स्ट कॉलम, द कॉलम इज़ यूज बिफोर एन एक्सप्लेनेशन और बिफोर अ लिस्ट। अब जब हमने कोई भी लिस्ट है वर्ड्स की, या फिर बहुत ज़्यादा जो है किसी चीज़ की एक्सप्लेन किया, तो हम उसको सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उससे पहले जैसे है दे आर टू चॉइसेस एट दिस टाइम, देखिए हम यहाँ पे दो चॉइसेस ने कहा, रन अवे और फ्राइट, या तो जो है वो भाग जाओ या फिर लड़ो। वी नो हु वुड विन द गेम, हमें पता है कौन गेम जीतेगा, लाहौर कलंदर्स। एंड ही वांटेड टू सी 3 cities इन पाकिस्तान, वो 3 सिटीज़ हैं पाकिस्तान के, जैसे लाहौर, पाकिस्तान, इस्लामाबाद। टू इंट्रोड्यूस अ सिंगल थिंग व्हेन यू वांट टू emphasize it, I finally found them my pair of gloves between two complete sentences। तो अब हमारे पास है कि मेक 5 सेंटेंसेस ईच यूजिंग अ सेमी कॉलम एंड अ कॉलम, के हमने 5 सेंटेंसेस बनाने हैं, कॉलम उसके अंदर एंटर करने, और हमने उसमें करने हैं सेमी कॉलम। तो फर्स्ट वन है सेमी कॉलम के साथ, द सन शॉन ब्राइटली, द स्काई वाज क्लियर, देखें कि जो सूरज है वो बहुत ज़्यादा चमक रहा है, और जो है स्काई आसमान है वो क्लियर है। ही रैन क्विकली, वो तेज़ी से भागा। शी फॉलोड, और उसने उसकी पैरवी की। आई लाइक पिज़्ज़ा, मुझे पिज़्ज़ा पसंद है। शी प्रेफर्स पास्ता, वो उसे पास्ता पसंद है। द सन इज़ शाइनिंग, सूरज चमक रहा है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे, ये बहुत अच्छा दिन है। ही इंजॉयज़ रीडिंग बुक्स, उसे किताबें पढ़ना पसंद है। शी लाइक्स वॉचिंग मूवीज़, और उसको जो है वो मूवीज़ देखना पसंद है। तो सेम आपने देखा इसमें हमारे पास दो दो स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, दोनों के जुमलों के अपने अपने मायने हैं। अब हमारे पास आ जाते हैं सेंटेंस विद कॉलम्स। आई हैव 3 फेवरेट कलर्स, देखिए जब हमने क्या करना है कि कॉलम्स क्या होगा, जब हमारे लिस्ट ऑफ वर्ड्स हमने सेपरेट करना है ना, उससे पहले एक उसको बता के हम कॉलम लगाएंगे, और फिर हम उसको सेपरेट करेंगे। देखिए आई हैव 3 फेवरेट कलर्स, मेरे पास 3 कलर्स हैं। अब हमने यहाँ पे कॉलम लगा दिया, अब हम बताएंगे कौन कौन से, रेड है, ब्लू है और ग्रीन है। और हमेशा देखें जो कॉमा लगता है ना, जो कॉमा जो ये लगा हुआ है, जब हमारे पास लिस्ट में बहुत सारे जो है वो चीज़ें होती हैं, हम उनको सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दैन इंग्रेडिएंट्स फॉर द रेसिपी आर, अब जो अज्जा चाहिए थे रेसिपी के लिए वो कौन से, फ्लावर, शुगर एंड एग, अंडे हैं, चीनी है, और क्या है, मैदा है।
तो अगेन ये हमने यहाँ पे इसको लगा के सेपरेट किया और फिर हमने बताया प्लीज़ ब्रिंग द फॉलोइंग आइटम्स टू द पिकनिक। अब कौन कौन से आइटम लेकर आनी है, सैंडविच, फ्रूट एंड ड्रिंक लेकर आनी है पिकनिक के लिए। हिज हॉबीज़ इंक्लूड, अब जो उसकी हॉबीज़ है कौन कौन सी हैं, वो रीडिंग है, पेंटिंग है एंड गार्डनिंग है, बागबानी है यानी कि पढ़ना है और पेंटिंग करनी है। उसके बाद है दी स्केजुअल इज़ एज फॉलोज, अगर जो स्केजुअल है वो फॉलो है, जैसे मॉर्निंग की मीटिंग होगी, लंच का ब्रेक होगा, आफ्टरनून प्रेजेंटेशन होगी। सिंपल सी ट्रिक आपने कॉलम में यही याद रखनी है, जब आपके पास यहाँ पे कुछ आपने जो स्टेटमेंट बता दिया ना उसको डिटेल में आगे जाके उसको बयान करना है आपने, तो फिर आपने यहाँ पे लगा देना है कॉलम। और आपने अगर लिस्ट में चीज़ें जैसे देखें सारी लिस्ट में है तो फिर आपने इनको कॉमा लगा के कर देना है सेपरेट। अब उसके बाद में हमारे पास है जी समरी, आप लिखें पोइम की, तो हम यहाँ पे समरी को कर लेते हैं। द पोइम गिव टू योर कंट्री हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर ड्यूटीज़ एज सिटीज़न, के जो ये पोइम है कि अपने मुल्क को दें, ये हमारी मदद करती है समझने में हमारी जिम्मेदारियाँ एक शहरी होने के नाते से ऑफ दिस लैंड इज़ ज़मीन की। द पोइट सेज, शायर ये कहता है दैट आवर कंट्री इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो हमारा मुल्क है वो बहुत अहम है एंड बेनिफिशियल टू अस, और हमें जो है वो फ़ायदा देता है। इट बेनिफिट्स अस इन मैनी वेज, हमें बहुत से चीज़ों में फ़ायदा देता है। वी मे लिव आ पीसफुल प्रॉब्लम फ्री लाइफ, के हम जो है वो परेशानियों से जो है वो एक परेशानियों से फ्री जो एक ज़िंदगी है पुरसुकून ज़िंदगी वो गुजार सकते हैं, थैंक्स टू इट्स लॉज, इसके कवानीन की वजह से। थर्स दे कीप अस हैप्पी एंड सेफ, और इसी वजह से ये हमें जो है वो खुश और महफूज रखती है। द पोइट क्वेश्चंस, जो हमारा ये पोइट है, शायर है, वो सवाल करता है वेदर वी शुड नॉट गिव बैक टू आवर कंट्री, कि क्या हमें अपनी जो है वो मुल्क है इसको बदले में कुछ नहीं देना चाहिए, फॉर एवरीथिंग इट प्रोवाइड्स फॉर अस, उन तमाम चीज़ों के बदले में जो ये हमें देती है। ही सेज़ दैट इट इज़ आवर ड्यूटी, वो कहता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है, टू फिलफिल आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, टुवर्ड्स द कंट्री, जो हमारे मुल्क की तरफ है। वी ओ अ डेप्थ, हमारे ऊपर कर्जा है टू आवर कंट्री, हमारे मुल्क का, एज इट प्रोवाइड्स एवरीथिंग फॉर आवर प्रोटेक्शन एंड वेल बींग, क्योंकि ये हमें हमारे तमाम चीज़ें हमें जो है वो मुहैया करती है, हमें हमारे हफाजत मुहैया, ये हमें हफाजत मुहैया करती है। वी कैन पे इट बैक, हम इसको अदा कर सकते हैं विद आवर पेट्रियोटिक वर्ड्स एंड डीड्स, हमारे जो पेट्रियोटिक अल्फाज हैं मुहब्बत वतन के और अमल हैं उनसे। थस वी कैन आल्सो प्रूव दैट आवर लव फॉर आवर कंट्री इज़ ट्रू, और हम इस तरह से साबित कर सकते हैं कि हमारी मोहब्बत हमारे वतन के लिए असल है। बीइंग सिटीज़न ऑफ आवर कंट्री, अपने मुल्क के शहरी होने के नाते से, वी शुड स्ट्राइव, हम कोशिश कर सकते हैं आवर लेवल बेस्ट, अपना बेस्ट करने की, टू फुलफिल इट्स नीड्स, इसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। मोर एवर वी शुड स्ट्रगल हार्ड, और हमें जो है वो बहुत मेहनत करनी चाहिए, फॉर इट्स प्रोग्रेस, इसकी तरक्की के लिए, एंड प्रोस्पेरिटी, और इसकी जो है वो खुशहाली के लिए। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी आ जाती है, राइट अ मैगजीन आर्टिकल अबाउट योर नेटिव सिटी, के जो आपका सिटी है, जो भी आपको ये पसंद है कह लें या नेटिव, उस पर आपने एक जो है आर्टिकल लिखना है, मतलब उसके बारे में कुछ बातें लिखनी है। तो मैंने लाहौर लिया है। लाहौर ऑफन रेफर टू एज अ हार्ट ऑफ पाकिस्तान, लाहौर को जो है पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। इज़ अ सिटी, ये एक शहर है, दैट ब्यूटीफुली ब्लेंड हिस्ट्री, यानी कि जो तारीख, कल्चर, सकाफत एंड हॉस्पिटैलिटी और मेज़बानी को अच्छे तरीके के साथ जो है वो ब्लेंड करता है, विद स्टनिंग हिस्टोरिकल साइट्स अमेजिंग, यानी कि बहुत खूबसूरत तारीखी जो है जगहों के साथ, जैसे जिसमें बादशाही मस्जिद है, शालीमार गार्डन है। लाहौर इज़ लाइक अ लिविंग हिस्ट्री बुक, लाहौर एक ज़िंदा जो है वो एक हिस्ट्री की तारीखी किताब है। लाहौर इज़ पाकिस्तान कल्चरल सेंटर, लाहौर पाकिस्तान की जो सकाफत है उसका एक दरमियान है, एक सेंटर है। होस्टिंग लिटरेरी फेस्टिवल, बहुत से जो है वो ये सकाफती जो त्यौहार, हमारे जो त्यौहार उनकी जो है वो ये होस्टिंग मेज़बानी करता है। एंड फील्ड विद ट्रेडिशनल म्यूज़िक, और इसमें जो है वो हमारा जो रवायती एक रक्स म्यूज़िक है, जो मौसीकी है वो इसमें भरी पड़ी है। इन एडिशन टू इट्स हिस्टोरिकल ट्रेजर्स, और इसके जो तारीखी ख़जाने हैं उसमें ये मज़ीद इजाफा करता है। बट वट मेक्स लाहौर ट्रूली स्पेशल, मगर जो लाहौर को सबसे ज़्यादा स्पेशल ख़ास बनाता है, इज़ द वार्म एंड वेलकमिंग नेचर, वो यानी कि इसका खुश आमदीद कहने वाला एक नेचर है, और फिर पीपल, इनके लोगों का, इंश्योरिंग, जो कि यकीनी बनाते हैं, दैट एनीवन हु विजिट्स ए लीव्स, यानी कि एनीवन के जो कोई भी इसका विजिट करता है वो छोड़ के जाएगा, विद द पीस ऑफ इट्स रिच कल्चर इन देयर हार्ट, यानी कि अपने दिल के अंदर वो जो है वो इसके कल्चर का कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर जो है वो लेके जाएगा। उसके बाद में आ जाती है हमारे पास क्रिएट योर ऑन पीस ऑफ पोइट्री, आपने खुद से कोई पोइट्री नज़म बनानी है, डेडिकेटिंग टू योर कंट्री, के जो आपकी कंट्री को डेडिकेट करे। यू मे चूज़ सम वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, आप जो है उस नज़म से कुछ अल्फाज को चूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद में मैंने कुछ थोड़ी सी पोएम लिखी है, जैसे इसमें ये है, माई कंट्री इज़ वेरी डियर टू मी, कि जो मेरा वतन है वो मेरे लिए बहुत अजीज़ है। एवरी वन हेयर स्माइल सो फ्री, हर कोई यहाँ पे जो है वो मुस्कुराता है आज़ाद होके। ऑल द वैलीज़ आर वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ की तमाम वादियाँ बहुत खूबसूरत हैं। ऑल द पीपल आर ट्रूली पीसफुल, यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत पुरअमन हैं। माई कंट्री इज़ अ लैंड ऑफ डिग्निटी एंड प्राइड, के जो मेरा वतन है वो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त वाला है एंड फ़ख्र वाला है। वेयर आई
वेयर आई वेंडर थ्रू द कंट्री साइड सो वाइड, जहाँ मैं पूरे अपना जो मुल्क है उसकी जो जगह है वहाँ पे आज़ादी के साथ जो है वो सैर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ठीक है, तो जी स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने अपने रखना है बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।